नमस्कार। तो चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी दौर को समझते हैं। वो दौर जो महान मौर्य साम्राज्य के पतन के ठीक बाद शुरू हुआ। ये वो समय था जब भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था और कई नई शक्तियां मैदान में उतरी, जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए देश की राजनीति और संस्कृति को एक बिल्कुल नया आकार दिया। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि मौर्यों के बाद का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, एकदम फ्रैगमेंटेड। फिर हम एक एक करके विदेशी और देसी शक्तियों को देखेंगे और आखिर में हम इस कहानी को एक नए साम्राज्य के उदय के साथ खत्म करेंगे। देखिए, जब इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य बिखर गया तो भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का शून्य पैदा हो गया। अब इस खाली जगह को भरने के लिए होड़ मच गई। कई छोटी बड़ी शक्तियां मैदान में कूद पड़ी, जिनमें कुछ बाहर से आई थीं और कुछ यहीं की धरती से उभरी थीं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये हमें इस पूरे दौर के जो मेन प्लेयर्स थे उनका एक क्विक ओवरव्यू देती है। शुंगों से शुरू होकर गुप्तों तक ये हमें घटनाओं के क्रम को समझने में बहुत मदद करेगी कि कौन कब आया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन विदेशी शक्तियों की जिन्होंने मौर्यों के बाद भारत में अपनी काफी मजबूत सल्तनतें बनाईं। और इनमें सबसे बड़ा नाम आता है शकों का, जिन्हें हम सिथियन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये टेबल शकों के बारे में सारे जरूरी फैक्ट्स एक ही जगह पर दे देती है। उनका शासनकाल, उनके जरूरी राजा और उनकी राजधानी। ये सब क्विक रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, एक नाम खास तौर पर याद रखना है, रुद्रदामन प्रथम। इनका जिक्र आगे बार बार आएगा। और ये रहा वो कारण कि रुद्रदामन क्यों इतने जरूरी हैं। ये है जूनागढ़ शिलालेख। ये इस दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है और एग्जाम में इस पर सवाल बनता ही बनता है। इसकी सबसे खास बात क्या है? ये संस्कृत में लिखे गए सबसे शुरुआती और डिटेल्ड अभिलेखों में से एक है। ये हमें बताता है कि उस वक्त एक कल्चरल शिफ्ट हो रहा था, जहां संस्कृत एक राजकीय भाषा के तौर पर उभर रही थी। अब शकों के साथ साथ पार्थियनों ने भी पश्चिमोत्तर भारत में अपना अच्छा खासा असर बनाया। उनके सबसे फेमस राजा थे गोंडोफर्नेस और उनकी राजधानी थी तक्षशिला, जो उस समय एजुकेशन और कल्चर का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करती थी। तो विदेशी शक्तियों की बात तो हो गई, लेकिन इसी दौर में एक बहुत ही शक्तिशाली देसी राजवंश भी उभर कर सामने आया और वो थे सातवाहन। उन्होंने दक्कन के पठार पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया और उस पूरे इलाके में एक तरह की स्टेबिलिटी लेकर आए। ये स्लाइड हमें सातवाहनों की करीब 300 साल की विरासत का एक निचोड़ देती है, उनके फाउंडर से लेकर उनके सबसे ताकतवर राजा तक। और एक चीज पर ध्यान दीजिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे नाम ये उनकी माँ के नाम से शुरू होते हैं। ये उस समय की एक बहुत ही अनोखी सामाजिक प्रथा को दिखाता है। इस पूरे दौर की एक सबसे बड़ी कहानी है सातवाहनों और शकों के बीच का टकराव। ये सिर्फ दो राजवंशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दक्कन पर कंट्रोल के लिए एक महासंग्राम था, एक क्लैश ऑफ टाइटन्स। और इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो जबरदस्त जीत हुई, उसने इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर दिया। सातवाहन सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे कला और साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके समय में प्राकृत और पैशाची जैसी आम लोगों की भाषाओं में कमाल की रचनाएं लिखी गईं। ये दिखाता है कि उस समय की कल्चरल लाइफ कितनी रिच थी। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं सातवाहनों के बारे में एग्जाम के लिए क्या याद रखना है। उनके सबसे महान राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, उनका सबसे बड़ा दुश्मन शक, जिन पर उन्होंने जीत हासिल की, और उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन खास तौर पर प्राकृत साहित्य में। बस इतना ही। और अब हम आते हैं इस दौर की सबसे बड़े सुपर पावर पर, कुषाण। उन्होंने एक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाया जो न केवल भारत के एक बड़े हिस्से पर फैला था, बल्कि सेंट्रल एशिया तक जाता था। सच कहें तो ये उस दौर का एक ग्लोबल पावर सेंटर था। कुषाण साम्राज्य कितना विशाल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी दो राजधानियां थीं, एक पेशावर और दूसरी मथुरा। ये सिल्क रूट पर उनके कंट्रोल को भी साफ साफ दिखाता है। लेकिन इस साम्राज्य का जो सुनहरा दौर था, वो आया इसके सबसे मशहूर शासक तनिष्क के समय में। जरा सोचिए, कनिष्क का दरबार उस समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों और विद्वानों का एक संगम था। एक ऐसी सभा जहां अश्वघोष जैसे महान कवि, नागार्जुन जैसे दार्शनिक और चरक जैसे महान वैद्य एक साथ मौजूद हों। ये सचमुच ज्ञान का एक अद्भुत केंद्र था।
और यहीं से निकला नागार्जुन का शून्यवाद का दर्शन, जो इस दौर की सबसे गहरी फिलोसॉफिकल अचीवमेंट्स में से एक था। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये कहता है कि किसी भी चीज का अपना कोई स्थायी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने बौद्ध धर्म को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल उठता है कि इतिहासकार इस कॉम्प्लेक्स दौर के बारे में जानते कैसे हैं? ये एक पहेली को सुलझाने जैसा है। वो शिलालेखों, सिक्कों और विदेशी यात्रियों के लिखे हुए अकाउंट्स जैसे छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। जिन शिलालेखों की हमने बात की, उनके अलावा भी एक और बहुत जरूरी है, हाथी गुम्फा शिलालेख। इससे हमें एक और रीजनल पावर, कलिंग के राजा खारवेल के बारे में पता चलता है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी शक्तियों का नहीं होता, बल्कि कई छोटे छोटे राज्य भी उस वक्त फल फूल रहे थे। यूनानी और रोमन व्यापारियों की ये किताबें हमें उस समय के वाइब्रेंट इंटरनेशनल ट्रेड की एक झलक देती हैं। वे मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों के व्यापार के बारे में लिखते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, और ये एग्जाम के लिए एक प्रोटिप है। इस पीरियड में हमें कोई चीनी ट्रैवलर का अकाउंट नहीं मिलता। फायान बहुत बाद में, गुप्त काल में आया था। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का एक अंत होता है। जैसे ही कुषाणों और सातवाहनों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, भारत की राजनीतिक बिसात पर एक बार फिर से मोहरे बदल रहे थे और एक नए महान साम्राज्य के उदय की नींव रखी जा रही थी। और वो टर्निंग पॉइंट आया साल 320 ईस्वी में। ये तारीख बहुत जरूरी है क्योंकि ये गुप्त वंश की शुरुआत का प्रतीक है। वही राजवंश जो भारत को उसके स्वर्ण युग या गोल्डन एज में ले जाएगा। और इस नए युग की शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। वही पाटलिपुत्र जो कभी महान मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ये एक साफ संदेश था कि एक नया शाही दौर शुरू हो चुका है। और आखिर में ये टाइमलाइन इस पूरे दौर की कहानी को एक साथ ले आती है। अगर आपको इस टॉपिक से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये सीक्वेंस होना चाहिए। ये आपको सभी मेन डायनेस्टीज को सही क्रम में रखने में मदद करेगा। ये एक तरह से एग्जाम के लिए अल्टीमेट चीट शीट है। तो अंत में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। ये जो दौर था, ये सिर्फ साम्राज्यों के बीच का एक खालीपन नहीं था। ये एक तरह की प्रयोगशाला थी, एक क्रूसिबल था जिसमें व्यापार, धर्म और संस्कृति के वो नए आइडियाज और फॉर्म्स तैयार हुए जिन्होंने भारत के अगले महान अध्याय यानी गुप्तों के स्वर्ण युग की मजबूत नींव रखी। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं मौर्य उत्तर काल की, यानी पोस्ट मौर्य पीरियड की। देखिए, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प दौर है। एक तरह से ये ट्रांजिशन का समय था, जब बड़े मौर्य साम्राज्य के बाद कई नए नए राजवंश सामने आए। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नज़रिए से तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। ये हमें उस पूरे दौर का एक खाका देती है जिसे हम आज कवर करने वाले हैं, मौर्यों के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उदय तक। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे शुंग, फिर कण्व और साथ ही साथ इंडो ग्रीक शासकों ने इस समय में अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो शुरुआत करते हैं शुंग वंश से। ये वो थे जो मगध के इलाके में मौर्य साम्राज्य के ठीक बाद सत्ता में आए। मतलब इन्होंने ही मौर्यों के बाद सत्ता की बागडोर संभाली थी। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, इसमें शुंग वंश के बारे में वो सारे जरूरी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। आखिरी राजा देवभूति। टाइम पीरियड क्या था और राजधानी कहाँ थी? ये सब एक ही जगह पर है। ये हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसी वैदिक परंपराओं को, ब्राह्मणवादी रिवाजों को फिर से जिंदा किया। अब सोचिए, मौर्यों का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था, तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट था और यही उनके शासन की एक खास पहचान बना। उस दौर में एक और बड़ी घटना हुई थी, शुंगों और इंडो ग्रीक शासकों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई। पर सवाल ये उठता है कि इतिहासकारों को इस युद्ध के बारे में पता कैसे चला? इसका सोर्स क्या है? और इसका जवाब हमें मिलता है उस समय के साहित्य में। पतंजलि की महान रचना है महाभाष्य, जो हमें इस ऐतिहासिक लड़ाई का सबूत देती है। इसमें साफ साफ शुंगों और इंडो ग्रीक राजा मेनांडर के बीच हुए युद्ध का जिक्र है। ये दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी काफी रिच था।
इस समय में हमें दो बहुत बड़ी रचनाएं मिली जिनका जिक्र अक्सर एग्जाम क्वेश्चंस में होता है। एक तो पतंजलि का महाभाष्य और दूसरा कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम, जो असल में राजा अग्निमित्र की जिंदगी पर आधारित है। तो फिर शुंग वंश खत्म कैसे हुआ? क्या कोई बड़ी लड़ाई हुई? नहीं, कहानी में ट्विस्ट यहां है कि सत्ता का ट्रांसफर अंदर से ही हुआ। जो आखिरी शुंग राजा थे, देवभूति, उन्हीं के मंत्री वासुदेव कण्व ने उनकी हत्या कर दी और बस यहीं से शुरू हो गया एक नया वंश, कण्व राजवंश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कण्व वंश की तरफ। देखते हैं कि इन्होंने शुंगों की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया। हालांकि इनका शासनकाल काफी छोटा था। इतिहास में ये एक संक्षिप्त लेकिन जरूरी अध्याय है। एक बार फिर यहां कण्व वंश से जुड़े जरूरी तथ्य दिए गए हैं। संस्थापक थे वासुदेव कण्व, आखिरी राजा थे सुशर्मन। और एक बात पर गौर कीजिए, इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाए रखा। कण्व वंश के बारे में जो सबसे अहम बात है वो है उनका सीमित प्रभाव। असल में उनका शासन काफी कमजोर था और इसी कमजोरी ने एक तरह का पावर वैक्यूम बना दिया, मतलब एक खालीपन जिसने दूसरी विदेशी और स्थानीय ताकतों को उभरने का मौका दिया। अब अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं और उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं। यहां हम देखेंगे उन प्रभावशाली इंडो ग्रीक राज्यों को जो इसी दौर में उभरे थे और इनका भारतीय संस्कृति और राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा। यहाँ जो सबसे जरूरी नाम याद रखना है वो है मिनांडर, जिन्हें मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। एक और दिलचस्प बात, इनकी राजधानी सागल यानी आज का सियालकोट पावर के ट्रेडिशनल सेंटर पाटलिपुत्र से बहुत दूर थी। ये तुलना देखिए, इससे एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का पता चलता है। इंडो ग्रीक शासकों के समय में पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी मगध के पाटलिपुत्र से खिसककर उत्तर पश्चिम में सागल की तरफ चली गई थी। इसी दौर में बौद्ध दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक मिलिंद पन्हा सामने आई। ये किताब असल में राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए फिलोसॉफिकल डिस्कशन का ब्यौरा है। ये हेलेनिस्टिक यानी यूनानी शासकों और भारतीय सोच के कल्चरल फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक फटाफट रिकैप करते हैं। ये एक तरह से अल्टीमेट रिवीजन गाइड है जिसमें सारे की फैक्ट्स एक साथ मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ये बहुत काम आएगा। ये स्लाइड एक मास्टर सारांश की तरह है। यहाँ तीनों राजवंशों के एग्जाम पॉइंट्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया गया है। संस्थापक, आखिरी राजा, राजधानी और सबसे जरूरी तथ्य या किताब, सब कुछ एक ही जगह। तो छोटे छोटे राज्यों और बिखराव के इस दौर के बाद इन क्षेत्रीय शक्तियों के पतन के साथ भारतीय इतिहास में अगले बड़े एकीकरण के लिए स्टेज सेट हो चुका था। अब ये सवाल उठता है कि इस खालीपन को भरने के लिए अगली बड़ी शक्ति कौन सी होगी? नमस्कार, आज हम प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को खोलेंगे और बात करेंगे तीन सबसे शक्तिशाली राजवंशों की, चेर, चोल और पांड्य। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप किसी इतिहास की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक इस पूरे इलाके की राजनीति और संस्कृति को एक नया रूप दिया। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि ये मूवेंदार या तीन ताजधारी राजा आखिर थे कौन? ये कौन से तीन प्रतिद्वंदी राजवंश थे जिन्होंने 1000 साल से भी ज्यादा समय तक दक्षिणी भारत के इतिहास को अपनी शक्ति और प्रभाव से गढ़ा? देखिए, इस जटिल इतिहास को आसान बनाने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम तीनों राजवंशों को अलग अलग जानेंगे। चेर से शुरुआत करेंगे, फिर चोल और पांड्यों को देखेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपस में कैसे जुड़े थे और आखिर में परीक्षा में आने वाले कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा पश्चिम से शुरू करते हैं। यहां मालाबार तट पर चेर राजवंश का शासन था, जो मसालों और समुद्र पार के व्यापार के बहुत ही फायदेमंद रास्तों पर अपना कब्जा रखते थे। अच्छा, चेरों की पहचान को समझने के लिए ये कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। उनका राज आज के केरल और पश्चिमी तमिलनाडु के हिस्से में था और उनकी राजधानी थी वंजी। उनका प्रतीक था धनुष, जो उनकी सैन्य ताकत को दिखाता था, पर उनकी असली ताकत उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रोम के साथ होने वाला समुद्री व्यापार था, खासकर मसालों का निर्यात। अब ये सारी जानकारी हमें मिलती है संगम काल के प्राचीन तमिल ग्रंथों से। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि चेर शासकों की राजधानी तो वंजी थी, लेकिन उनके सबसे मुख्य बंदरगाह थे मुजरिस और तोंडी।
और दिलचस्प बात यह है कि रोम के लोगों ने भी मुजरिस में अपनी एक पूरी बस्ती बसाई हुई थी, जिससे पता चलता है कि उनके बीच व्यापारिक रिश्ते कितने गहरे थे। अब चेर राजाओं में जो सबसे प्रसिद्ध हुए, उनका नाम था सेंगुट्टुवन, जिन्हें लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। इनके बारे में जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि ये कितने महान शासक थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर भारत पर हमला किया और गंगा नदी को भी पार कर लिया था। तो सेनगुट्टुवन की विरासत के दो पहलू हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला तो है उनका सैन्य अभियान और दूसरा उनके द्वारा शुरू किया गया पत्तिनी पंथ। ये पंथ पवित्रता की देवी कन्नगी की पूजा से जुड़ा था और कन्नगी की कहानी हम आगे भी सुनेंगे। चलिए अब हम चेरों के इलाके से पूरब की तरफ चलते हैं, चोल साम्राज्य की ओर। देखिए, अगर चेर व्यापार के स्वामी थे तो चोल समुद्र के सम्राट थे। वे अपनी शक्तिशाली नौसेना और शानदार मंदिरों के लिए जाने जाते थे। चोलों का प्रतीक था बाघ और उनकी शक्ति का केंद्र था पूर्वी तमिलनाडु। लेकिन वो सिर्फ वहीं तक नहीं रुके। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। कपास का व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और उनकी राजधानियां थीं उरैयूर और पुहार। तो यहाँ हम चोलों के मूल इलाके के बारे में जानते हैं, जिसे चोलोमंडलम कहा जाता था, और उनके शुरुआती महान राजाओं में से एक थे करिकाल। उन्होंने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा एक बांध बनवाया, जो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। ये दिखाता है कि वो खेती और सिंचाई को कितना महत्व देते थे। ये जो तीन शासक हैं ना, करिकाल, राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम, ये चोल शक्ति के शिखर का प्रतीक हैं। इंजीनियरिंग से लेकर वास्तुकला और सैन्य विस्तार तक उनकी उपलब्धियां बेमिसाल थीं। और हां, ये दौर तमिल साहित्य के लिए भी एक स्वर्ण युग माना जाता था। अब हम दक्षिण की ओर प्राचीन पांड्य साम्राज्य की यात्रा करते हैं, जो अपने मोतियों के व्यापार और अपनी शानदार राजधानी में बसी समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के लिए मशहूर था। तो अब हम आते हैं सबसे दक्षिणी साम्राज्य पांड्यों पर। इनका प्रतीक था मछली और इनकी राजधानी मदुरई वो सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं थी, बल्कि साहित्य और संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ थी। उनकी अमीरी का सबसे बड़ा स्रोत था मोतियों का व्यापार, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनान के इतिहासकार मेगस्थनीज ने भी अपने लेखों में पांड्य साम्राज्य और उनके मोतियों की प्रसिद्धि के बारे में लिखा है। इसका मतलब ये है कि पांड्य बहुत पुराने समय से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते थे और रोम जैसे बड़े साम्राज्यों के साथ व्यापार करते थे। पांड्यों के इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जुड़ी है प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पत्तिकारम की। इस कहानी में राजा नेडुंजेलियन कन्नगी के पति को गलत तरीके से दोषी ठहरा देते हैं, जिसके बाद गुस्से में कन्नगी पूरे मदुरै शहर को श्राप दे देती है। यह कहानी उस दौर की संस्कृति और न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। अच्छा, तो हमने तीनों राजवंशों को अलग अलग तो देख लिया, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से अलग थलग नहीं थे। अब ये देखते हैं कि सदियों तक इनके इतिहास आपस में कैसे जुड़े रहे, कभी लड़ाई में तो कभी शांति में। ये जो समय सीमा है, ये शक्ति के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक लंबा समय था जब चोल सबसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन पांड्यों ने भी हार नहीं मानी और बार बार अपनी शक्ति को दोबारा स्थापित किया। देखिए, ये तुलनात्मक तालिका रिवीजन के लिए एकदम सही है। ये तीनों राजवंशों की मुख्य विशेषताओं को एक साथ रखती है। आप देख सकते हैं कि चेरों का ध्यान रोमन व्यापार पर था, चोलों ने एक विशाल नौसैनिक साम्राज्य बनाया और पांड्य मोती व्यापार और साहित्य के लिए जाने जाते थे। ये एक बेहतरीन सारांश है। चलिए अब उन शब्दों और तथ्यों की एक तेज समीक्षा करते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये तीन शब्द याद रखना बहुत ही जरूरी है। चोल मंडलम मतलब चोलों का इलाका, पत्तिनी पंथ जिसे चेर राजा सेंगुट्टुवन ने शुरू किया, और शिल्पाधिकारम वो महाकाव्य जो पांड्य साम्राज्य से जुड़ा है। ये तीनों शब्द इन राजवंशों की संस्कृति, धर्म और भूगोल को आपस में जोड़ते हैं। एक बात जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं वो है आंतरिक राजधानियों और उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले तटीय बंदरगाहों के बीच का अंतर। यह स्लाइड उसी अंतर को साफ करती है। एक तरफ राजनीतिक केंद्र थे तो दूसरी तरफ व्यापार के केंद्र। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर बाकी सब कुछ याद न भी रहे तो ये कुछ तथ्य तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए।
तीनों के प्रतीक, उनके सबसे महान शासक, उनकी अर्थव्यवस्था की नींव क्या थी और कैसे कन्नगी की कहानी तीनों को जोड़ती हैं, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखिर में एक सवाल, ये तीनों राजवंश आपस में लड़ते रहे, व्यापार के लिए, जमीन के लिए, लेकिन इन सब का बावजूद उन्होंने दक्षिण भारत के लिए सबसे बड़ी विरासत क्या छोड़ी? उनकी सबसे बड़ी देन थी एक साझा संस्कृति, भाषा, धर्म और साहित्य में उनके योगदान ने एक ऐसी अनोखी और मजबूत पहचान बनाई जो आज भी इस क्षेत्र को परिभाषित करती है। चलिए आज एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करते हैं जहां राजकाज की बागडोर कवियों के हाथ में थी। जी हाँ, आज हम दक्षिण भारत के इतिहास का एक ऐसा सुनहरा पन्ना पलटने जा रहे हैं जिसे संगम युग के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा दौर जो अपनी बेहतरीन प्रशासनिक सूझबूझ और साहित्यिक प्रतिभा के लिए आज भी एक मिसाल है। जितनी जगह में एक हाथी लेट सकता था, उतनी जमीन 7 लोगों का पेट भरने के लिए काफी अनाज उगा देती थी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि उस दौर की खुशहाली का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा समय जिसे इतिहास संगम युग कहता है, जहां जमीन सोना उगलती थी और कलम से महाकाव्य लिखे जाते थे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस अद्भुत साम्राज्य की गलियों में घूमते हैं। ये वो इलाका था जो आज के तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन साम्राज्य आखिर चलता कैसे था। खंड 1, एक प्राचीन दक्षिणी साम्राज्य। देखिए, किसी भी महान सभ्यता को जानने के लिए पहले उसकी नींव को समझना जरूरी होता है। तो इस साम्राज्य की नींव क्या थी, इसे कौन लोग चलाते थे और कैसे? खंड 2, साम्राज्य कैसे चलाया जाता था। तो अब जब हमने बुनियाद की बात कर ली है, तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक मशीनरी काम कैसे करती थी। सत्ता का केंद्र कौन था और शासन की असली बागडोर किसके हाथों में थी? संगम प्रशासन का जो सेंटर पॉइंट था वो था राजा। उन्हें को, मन्नम या इरेवन जैसे सम्मानजनक नामों से पुकारा जाता था। सारी की सारी शक्तियां उन्हीं के पास थीं। और देखिए, पावर का जो फ्लो था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। सबसे ऊपर राजा, जिनकी आज्ञा का पालन करता था उनका शाही दरबार यानी अवई। दरबार को सलाह देने के लिए प्रमुख अधिकारियों की एक काउंसिल थी और उनके नीचे पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी मंडलम में बांटा गया था। मतलब एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजा अकेले ही सारे फैसले नहीं लेता था। उन्हें सलाह देने और राजकाज चलाने में मदद करने के लिए 5 प्रमुख स्तंभ थे। उनकी पंच महासभा, इसमें मंत्री, पुजारी, दूत, सेनापति और यहाँ तक कि जासूस भी शामिल थे। जरा सोचिए, उस दौर में भी शासन में सलाह और एक्सपर्ट्स की राय को कितना महत्व दिया जाता था। अब इतना बड़ा और कुशल प्रशासन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। तो सवाल ये उठता है कि इस साम्राज्य का इकोनॉमिक इंजन क्या था, ये सब चलता कैसे था? इसका जवाब था एक बहुत ही कुशल टैक्स सिस्टम। कमाई का सबसे बड़ा सोर्स था कर यानी लैंड टैक्स और उल्गू यानी कस्टम ड्यूटी। याद है वो कहावत, हाथी जितनी जमीन 7 लोगों को खिलाती थी? बस उसी उपजाऊ जमीन से मिला टैक्स साम्राज्य के खजाने को हमेशा भरा रखता था। खंड 3, 5 भूदृश्यों का जीवन। देखिए, किसी भी साम्राज्य की असली कहानी तो उसके आम लोगों की जिंदगी में ही बसती है। तो चलिए अब महलों से बाहर निकलकर खेतों, पहाड़ों और समुद्र तटों पर चलते हैं। देखते हैं कि संगम युग के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी और कैसे वहां की जमीन ने ही उनकी किस्मत लिख दी थी। संगम समाज को समझने की जो चाबी है वो है पंचतिर्णय का कॉन्सेप्ट। ये एक अद्भुत विचार था जिसमें पूरी जमीन को 5 अलग-अलग प्राकृतिक इलाकों में बांटा गया था। और कमाल की बात यह है कि हर इलाके की अपनी एक अलग जीवन शैली, अपना काम धंधा और अपनी संस्कृति थी। ये जो टेबल है, ये उस डाइवर्सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाती है। एक तरफ जहां पहाड़ी कुरिंजी इलाके के लोग शिकार करके गुजारा करते थे, वहीं दूसरी ओर तटीय नैतल में मछुआरे समंदर से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उपजाऊ मरुतम भूमि में किसान हल चलाते थे, तो वहीं सूखे पाले क्षेत्र में जिंदगी काफी मुश्किल थी, एक संघर्ष थी। जरा इन 2 इलाकों की तुलना करके देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ पहाड़ों में रहने वाले शिकारी और दूसरी तरफ उपजाऊ मैदानों में बसे हुए किसान। उनका भूगोल ही उनकी नियति तय कर रहा था। खंड 4, प्रेम, युद्ध और कविता। अच्छा, प्रशासन और समाज की बात हो गई।
अब बात करते हैं उस चीज की जो संगम युग की असली आत्मा है, उसकी कविता। ये वो साहित्य है जिसने इस युग को अमर बना दिया, जिसमें प्यार की नरमी भी है और जंग की गर्मी भी। इस युग का नाम ही संगम है, जिसका मतलब होता है मिलन या सभा। ये कोई मामूली सभा नहीं थी, बल्कि तमिल कवियों की एक अकेडमी थी। मदुरई के पांड्य राजाओं के संरक्षण में उस दौर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स एक साथ आते थे और साहित्य की रचना करते थे। संगम कविता की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने जिंदगी के हर पहलू को अपनी गोद में समेट लिया। इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया। अक्कम यानी अंदर की दुनिया, जिसमें प्यार, परिवार और पर्सनल भावनाओं की बातें होती थीं, और पुरम यानी बाहर की दुनिया, जो युद्ध, वीरता और समाज पर केंद्रित थी। इसी दौर ने तमिल साहित्य को 2 अनमोल रत्न दिए। पहला, शिलप्पाधिकारम, एक आम स्त्री कन्नगी के अन्याय के खिलाफ विद्रोह की एक दिल दहला देने वाली कहानी। और दूसरा, मणिमेकलय, जो हमें आध्यात्म और बौद्ध दर्शन की गहराइयों में ले जाता है। शिलप्पाधिकारम की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि इसकी तुलना अक्सर होमर के महाकाव्य इलियड से की जाती है। ये तमिल साहित्य का एक मील का पत्थर है, वाकई। खंड 5, संगम की विरासत। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य बनते और बिगड़ते रहे, तो सवाल ये है कि संगम युग ने आज हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। माना जाता है कि इतिहास में कुल 3 संगम हुए। दुख की बात है कि पहले संगम की कोई भी रचना आज मौजूद नहीं है। दूसरे संगम का भी सिर्फ एक ग्रंथ बचा है, तमिल व्याकरण की महान पुस्तक तोल्कापियम। और आज हम जिस अद्भुत संगम साहित्य को पढ़ते और सराहते हैं, वो सब हमें तीसरे संगम से ही मिला है। तो आखिर संगम युग की विरासत है क्या? ये सिर्फ एक प्राचीन साम्राज्य नहीं था, इसने हमें दिया एक बहुत ही एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल, एक ऐसी साहित्यिक परंपरा जो इंसान के हर जज्बात को छूती है, और दुनिया की सबसे पुरानी सेक्युलर कविताओं में से एक का खजाना। इसने दक्षिण भारत के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक नींव रखी जो आज भी उतनी ही मजबूत है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 2000 साल पुरानी ये कविताएं आज हमें क्या सिखा सकती हैं? क्या प्यार, इंसाफ और समाज के बारे में उनके जो विचार थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक नहीं हैं? शायद इन प्राचीन पन्नों में वो जवाब छिपे हैं जिन्हें हम आज भी ढूंढ रहे हैं।